नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। शाम के 5 बज चुके हैं और वक्त हो चला है देश की सबसे सार्थक बहस ललकार का। ललकार आज लगी है एक देश एक चुनाव की। दरअसल वन नेशन वन इलेक्शन पर विचार के लिए बनाई गई पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली कमेटी ने आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। अब इसे लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़ी घटना के तौर पर देखा जा रहा है। रामनाथ कोविंद समिति की यह रिपोर्ट कुल 18,626 पन्नों की है। बताया गया है कि हाई लेवल कमेटी ने हितधारकों विशेषज्ञों के साथ व्यापक परामर्श किया है और 191 दिनों तक लगातार काम करने के बाद यह रिपोर्ट तैयार की गई है। माना जा रहा है कि इस रिपोर्ट में 2029 में एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश की गई है। दरअसल हर कुछ महीने के बाद देश के किसी न किसी हिस्से में चुनाव हो रहे होते हैं और यह हकीकत है कि देश में पिछले करीब 3 दशकों में एक साल भी ऐसा नहीं बीता जब चुनाव आयोग ने किसी न किसी राज्य में कोई चुनाव न करवाया हो। और इस तरह के तमाम फैक्ट्स के हवाले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक देश एक चुनाव की बात छेड़ी थी। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और समझेंगे कि एक देश एक चुनाव को लेकर के क्या कुछ तैयारियां और क्या कुछ सियासी हलचल मची हुई है। लेकिन उससे पहले ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि आखिर एक देश एक चुनाव है क्या। तो वो आप समझिए कि दरअसल अभी विधानसभा और लोकसभा के चुनाव अलग अलग समय पर होते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन से लोकसभा और सभी विधानसभाओं के चुनाव एक साथ होंगे। सांसद और विधायक को चुनने के लिए एक ही समय पर यानी एक ही दिन एक ही समय पर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। आजादी के बाद 1952, 1957, 1962 और 1967 के चुनाव एक साथ ही होते रहे हैं। लेकिन 1968 और 1969 में कई विधानसभाएं, जबकि 1970 में लोकसभा को भी समय से पहले भंग कर दिया गया। और विधानसभाएं और लोकसभा समय से पहले भंग करने से एक देश एक चुनाव की जो परंपरा रही है वो टूट गई। अब एक देश एक चुनाव है क्या, हमने आपको समझाने की कोशिश की। अब आपको बताते हैं कि आज जो रिपोर्ट सौंपी गई है उस समिति में आखिर कौन कौन से लोग शामिल हैं जिन्होंने रिपोर्ट सौंपी है। तो इस समिति के अध्यक्ष हैं रामनाथ कोविंद, जो कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति भी हैं। हरीश साल्वे वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जिन्हें इस समिति में शामिल किया गया है। कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी भी इस समिति के सदस्य हैं। गुलाम नबी आजाद, जो कि डीपीए पार्टी अब बना चुके हैं, उसके वो अध्यक्ष हैं। और पूर्व अध्यक्ष 15वें वित्त आयोग के एनके सिंह, वो भी इस समिति के हिस्सा हैं, सदस्य हैं। डॉक्टर सुभाष कश्यप पूर्व महासचिव लोकसभा के हैं। संजय कोठारी पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त हैं, वो भी इस समिति के सदस्य हैं। तो ये 8 लोग इस समिति के सदस्य हैं। और पैनल जो बनाया गया है, उन्होंने क्या कुछ सुझाव दिए हैं एक देश एक चुनाव को लेकर। उन्होंने कहा है कि पहले एक साथ चुनावों के लिए सभी राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल अगले लोकसभा चुनाव यानी 2029 तक खत्म होने वाले समय के लिए किया जा सकता है। ये सुझाव दिए गए हैं। दूसरा सुझाव दिया गया, हंग हाउस नो कॉन्फिडेंस मोशन होने पर बाकी 5 साल के कार्यकाल के लिए नए सिरे से चुनाव कराए जा सकते हैं। तीसरा बड़ा सुझाव, पहले फेज में लोकसभा विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं। उसके बाद दूसरे फेज में 100 दिनों के अंदर लोकल बॉडी के इलेक्शन कराए जा सकते हैं। और चौथा जो सुझाव है, चुनाव आयोग लोकसभा विधानसभा स्थानीय निकाय चुनावों के लिए राज्य चुनाव अधिकारियों के परामर्श से सिंगल वोटर लिस्ट और वोटर आईडी कार्ड तैयार करेगा। पांचवा सुझाव इस समिति का, कोविंद पैनल ने एक साथ चुनाव कराने के लिए उपकरणों, जनशक्ति और सुरक्षा बलों की एडवांस प्लानिंग की सिफारिश भी की है। तो ये सुझाव रखे गए हैं इस समिति की तरफ से एक देश एक चुनाव को लेकर के। अब जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी चर्चा की थी, हालांकि तब से ही सियासत शुरू हो गई थी, लेकिन जब आज इस रिपोर्ट को सौंप दिया गया तो मामला एक बार फिर से तूल पकड़ता नजर आ रहा है। दरअसल 91 दिन इस समिति ने काम किया है और जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि तमाम लोगों से इस पर पूरी परामर्श किया गया और
राय ली गई। उसके बाद इस समिति ने अपनी रिपोर्ट को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आज सौंपी है। अब सवाल यह उठता है कि क्या 2029 के लोकसभा चुनाव जो होंगे वो एक साथ होंगे, यानी विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ होंगे। और ऐसे में हमें यह भी समझने की जरूरत है कि कई ऐसे राज्य हैं जिनका जो कार्यकाल है विधानसभाओं का वो कुछ का खत्म होने वाला होगा, कुछ का बाकी रहेगा, तो उसमें कैसे एडजस्टमेंट सरकार करेगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो एक बार में चुनाव होने से सरकारी कर्मचारियों और जो संसाधन है उसको लेकर के कई तरीके के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। जो तमाम तरीके के खर्चे होते हैं उसको लेकर के भी ये कहा जाता है कि दरअसल उन खर्चों पर लगाम लगेगी। हालांकि अभी निष्कर्ष नहीं निकला है, लेकिन ये जरूर है कि इस विचार को अमल में लाने के लिए एक आम राजनीतिक सहमति होना बेहद जरूरी है। हालांकि वो अभी होती नजर नहीं आ रही है। इसमें भी अलग अलग गुट बटे हुए हैं। और आज इसी मुद्दे को हम समझेंगे, इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। फिलहाल हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, आपका तारुफ करा देते हैं। मोहम्मद अमीन जी जुड़े हुए हैं और एक्स ऑफिसर हैं इलेक्शन कमीशन के। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। कुछ देर में और भी हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे, उनका भी आपका तारुफ कराएंगे। मोहम्मद अमीन सर, आपसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि आज ये जो समिति ने 91 दिन काम करने के बाद रिपोर्ट सौंपी है, क्योंकि अभी भी इस पर तमाम तरीके के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। खासतौर पर विपक्षी जो दल हैं वो कह रहे हैं कि एक देश एक चुनाव संभव ही नहीं है। आप कैसे देखते हैं इसे? देखिए, मैं तो इसका स्वागत करूंगा सर। और जहां तक सवाल है कि लास्ट 6 महीने के अंदर इस रिपोर्ट को रिसर्च के बाद, मीटिंग्स के बाद, अपने कंसल्टेशन के बाद आज राष्ट्रपति जी को सौंपी गई है, पूर्व राष्ट्रपति श्री कोविंद जी के द्वारा। तो इसमें इन्होंने एक ही बात कही है कि लोकसभा के जो चुनाव हैं उसमें आर्टिकल 83 और विघटन को लेके आर्टिकल 85 और राज्य विधानमंडल दलों के लिए उन्होंने 172 और 174 के अमेंडमेंट की बात की है। उसी के साथ आर्टिकल 356 की बात की है, जिसमें राष्ट्रपति शासन लगाने की बात है। मैं तो समझता हूँ ये जो 18,626 पेज की रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट अपने सजेशन के साथ अच्छी है, लेकिन इस रिपोर्ट को सबसे पहले तो पार्लियामेंट के अंदर पारित किया जाएगा जिससे कानून बन सके। सबसे पहले जाएगा लोकसभा में, उसके बाद राज्यसभा में, राज्यसभा के बाद दोबारा राष्ट्रपति के पास आएगा साइन करने के लिए। देखिए, सारी बातें ठीक है, दूर से तो अच्छा लगता है कि इसको किया जाए, लेकिन जो इससे पहले एक बात डाली गई थी जिसका नाम था कि लोकल इलेक्शन और पंचायत इलेक्शन के लिए, तो मैं उस बात से एग्री नहीं करता हूँ, क्योंकि उससे बात बनती नहीं है। जहां तक सवाल है, इसमें टोटल एक लिस्ट जो है जिसको कहेंगे इलेक्टर रोल, इलेक्टर रोल वही रहेगा जो प्रधान के चुनाव में होता है, इलेक्टर रोल वही रहेगा जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर के चुनाव में रहता है। तो वो तो ठीक है, इलेक्टर रोल की बात वो हमारे चुनाव आयोग के हित में है। और वाकई देखा जाए तो जो ये सुधार की बात की है चुनाव आयोग ने, उन सुधारों में इस गवर्नमेंट ने एक और सुधार किया जो कि इसको आधार से जोड़ दिया, वोटर आईडी कार्ड को। तो आधार से जोड़ने के बाद ये जो है पूरी एक लिस्ट हो जाती है, बार बार रिवाइज नहीं करना, बार बार देखना नहीं है, और आधार के साथ में कोई भी जाली वोटिंग नहीं हो पाएगी। तो जहां तक सवाल इस बात का है कि देश के खर्चे की बात है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी बात है, लखना है कि उन प्रदेशों का क्या होगा जिन प्रदेशों में अपोजिशन की सरकारें हैं, उनको कैसे करेंगे। अब ये बहुत बड़ी बात है और हुआ एंड कराई की बात है, अपोजिशन चिल्लाएगा इसमें। बिल्कुल, इस पर भी आएंगे सर, पास कर लेते हैं, बिल्कुल इसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे, तो ये हित में होगा, अदरवाइज बड़ा मुश्किल होगा। ठीक है सर। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता वाचस्पति द्विवेदी जी जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है आपका। और वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ राकेश सिंह परमार जी जुड़े हुए हैं। राकेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अब सबसे पहले वाचस्पति जी, स्वागत कर रहे हैं आज की इस रिपोर्ट का जो सौंपी गई है। जो अभी दिया है वो हम उसको स्वागत करते हैं, क्योंकि इस प्रकार का इंदिरा जी ने भी कोशिश की थी उस समय, इन्हीं की पार्टीज ने और इनके जैसी लाइक माइंडेड उस समय की पार्टीज ने इसका विरोध किया था। अब मैं जहां तक बात अगर आप करें इसकी जो प्रैक्टिकलिटी की बात है, वो बड़ा मुश्किल है।
जैसा कि आप जानते हैं उत्तर प्रदेश और अन्य भाषी बहुत सारे राज्यों में की नामावलियां जो स्थानीय निकाय चुनाव की, पंचायत चुनाव की बिल्कुल अलग होती हैं, और जो लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव की लगभग एक नहीं नहीं, नामावली होती है। ये नामावलियों प्रैक्टिकलिटी पर वाचस्पति जी तो बाद में जाएंगे। पहले तो समस्या ये आती है कि सभी राजनीतिक दल एक साथ एक मंच पर इस मुद्दे को लेकर के खड़े हैं कि नहीं, समर्थन कर रहे हैं कि नहीं। आज भी जो तस्वीर हमने देखी राष्ट्रपति भवन की, उसमें चौधरी साहब, आपके नेता अधीर रंजन चौधरी साहब दिखे नहीं है, नजर नहीं आ रहे हैं। देखिए, जहां तक एक देश और एक चुनाव इन सब की बात है, पहले हम सब चीजें तैयार कर लें, उसके बाद करेंगे। लगातार ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सरकार घबराई हुई है, वो ज्यादा से ज्यादा नए नित नए प्रयोग करके जनता को भ्रमित करना चाहती है, और सीए एनआरसी का एक संशोधित रूप ये डाला गया है। इससे निश्चित रूप से वही बातें आ जाएंगी जो हमारा विरोध सीएए पर और एनआरसी पर है, उससे इसका जुड़ाव है, सीधा सीधा जुड़ाव है। अरे उससे इसका क्या जुड़ाव वाचस्पति जी? आप तो कहाँ का मुद्दा कहाँ से जोड़ देते हैं, समझ ही नहीं आ रहा। अब उससे इसका क्या जुड़ाव? बिल्कुल इसका जुड़ाव होगा, क्योंकि जो नामावलियां तय करेंगी, अब आप उसमें जब लोगों को लेंगे नहीं, किस आधार पर उनको आप वोटर में इंक्लूजन करेंगे, कैसे नामावली उनकी तैयार करेंगे, और फिर जब आप इसमें सीएए लेके आ रहे हो तो उसमें उनके वोटर वो होंगे कि नहीं होंगे, वो उसमें जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे, इसमें आप उनको पृथक कर देंगे। आप जब आवेदन उनका लेंगे, आप कह देंगे आप विचाराधीन है, तो आप उसमें नामावलियों में जो अन्य राज्यों में है नहीं होंगी। दूसरी बात ये होती है कि अगर आप जब शुरुआत कर रहे हैं तो इसको सबको पहले आपको विश्वास में लेना चाहिए था। अभी जैसा कि अभी हमारे विश्लेषक जी ने बताया, मैं उनकी बात से काफी सहमत हूँ, क्योंकि अभी बहुत प्रक्रिया इसको होना है, और आप कैसे तय कर पाएंगे? अगर एक कार्यकाल का बड़ा समस्या आएगी, किस नगर पालिका का अलग कार्यकाल होगा, उनको कैसे आप एब्सोल्यूट कर देंगे, उनको कैसे आप डिनायल में ले जाएंगे, उनको कैसे आप खत्म कर देंगे? विधानसभा के कार्यकाल अलग अलग चल रहे होंगे, उनको आप कैसे ले आएंगे? आखिर आप देश कौन सा बनाएंगे? उसीलिए मैंने कहा, इन्हीं सब के लिए मैंने कहा सभी नहीं राजनीतिक दलों को एक साथ एक मंच पर आना पड़ेगा, क्योंकि जिन राज्यों में जिनकी सरकार है, अगर किसी को एक्सटेंड करना पड़ रहा है कुछ महीने या साल के लिए, एक आध साल के लिए या 3-4 महीने के लिए, तो उसके लिए वो समर्थन दे, और यदि किसी को घटाना पड़ रहा है तो उसके लिए भी वो समर्थन दे। राकेश परमार जी, आप कैसे देखते हैं एक देश एक चुनाव को लेकर के, आपका क्या नजरिया कहता है? पांडे जी, आपको शायद दोनों का जी, एक राष्ट्र एक चुनाव देश की क्या क्या लाभ है, वो बड़े सबसे पहले जानिए कि 4,500 करोड़ भारत का खर्चा होता है, या कुछ परसेंट है ऊंट के मुंह में जीरा जैसा, बाकी के जो खर्च होते हैं वो इसमें गुणा नहीं, जोड़ा नहीं गया है। मतलब कितना पैसा खर्चा होता है, और हमारा आपके करदाताओं का पैसा है, इसमें मशीनरी लगती है। सबसे जो जरूरी है वो है कि सरकार आदर्श आचार संहिता लग जाने के बाद कोई जनहित का काम नहीं कर सकती। जैसे अभी लास्ट कैबिनेट मीटिंग में दिल्ली को 2 मेट्रो रूट, अब ये 1.5-2 महीना तक कुछ और नया काम नहीं हो सकता है, इसलिए कि आदर्श आचार संहिता लग जाए। उससे ज्यादा जरूरी जो मेरे को लग रहा है, वो लग रहा है ये जो क्षेत्रीय छत्रों और ये जो जातिवादी परिवारवादी के लोग 10-10, 20-20 विधायक लेकर के सरकार को ब्लैकमेल करते हैं कि हमको ये तो नहीं तो हम सरकार गिरा देंगे। अगर 5 साल का कार्यकाल फिक्स कर दिया जाए, अगर विश्वास हो तो मुख्यमंत्री हटे, विधायक क्यों हटे? जनता ने तो उसको 5 साल के लिए दिया हुआ है, तो पार्टी बदले। मुझे इस मुख्यमंत्री में विश्वास है तो कोई दूसरा मुख्यमंत्री आ जाए। उससे क्या होगा कि जो ब्लैकमेलिंग की राजनीति है, दूसरा क्या होता है कि कोई चुनाव जीत के आया है, बेचारा अपना सारा खर्चा लगा दे, 3 महीने में उसको वापस चुनाव में जाना पड़ता है। इन सब चीजों को देखते हुए एक इलेक्शन एक चुनाव से होगा क्या कि मशीनरी का इस्तेमाल बंद हो जाएगा। होता क्या है कि इलेक्शन कार्ड बनता है, फिर दोबारा इलेक्शन जांच होता है, फिर दोबारा इलेक्शन जांच होता है, उसी को बार बार आप रिपीट करते रहते हैं। जैसा अमीन साहब ने कहा है कि उसको एक बार आधार से जोड़ दीजिए, आधार में कोई एडिटिंग होता है तो ऑनलाइन हो जाएगा, बार मशीनरी इस्तेमाल की जरूरत नहीं पड़ेगी। और सबसे बढ़कर ये है कि मुझे मेंटली फ्री होना पड़ेगा कि अब 5 साल तक मैं फ्री हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में भी तो 100 रुपया गैस कम करके दवा बनाया जाता है। नहीं, लेकिन गारंटी क्या है परमार साहब, गारंटी क्या है कि वो 5 साल सरकार टिकेगी राज्यों में? जी
गारंटी क्या है कि 5 साल राज्यों में सरकार टिकेगी? क्या गारंटी कि पूर्ण बहुमत पूर्ण मेजोरिटी के साथ ही सरकार आएगी राज्यों में? मैं उसी की बात करता हूँ। देखिए, जैसा कि अमीर साहब ने कहा कि कुछ धाराएं हटाई गई है, जिसमें 300 राष्ट्रपति शासन लगाने वाले हटाया गया है। हाँ। सारे विधायक चुन के तो आएंगे, पार्टी की बहुमत बेशक ना है। मैं पहले तो आ रहा हूँ कि मान लीजिए मेरे उत्तर प्रदेश में 425 विधायक है, तो 425 तो जीत पाएंगे ना। हाँ। और बहुजन भाजपा का समर्थन होगा कि बहुजन का होगा कि सपा गांव को, एक अलग मैटर है। विधायक तो चुन के आ गए ना सारे के सारे। अब वो विधायक अपने विधायक दल, कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं लिखा कि भाजपा की सरकार बनेगी। पहले आप क्वेश्चन पढ़े, अमित साहब इसमें बताएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि विधायक अपना विधायक दल का नेता चुनेगा, और वो किसी को भी चुन सकता है, वो हमारे आप को भी चुन सकता है। सर ठीक है, ये तो बात सर, ये तो बात ये मैं कई बार अपनी चर्चाओं में कह चुका हूं सर, ये तो किताबी चीजें हो गई हैं, इसको हमने पढ़ा है और अभी भी जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो भी पढ़ते हैं। और मैंने उसी को लेकर के मैंने कई बार कमेंट भी किया, टिप्पणी भी की कि सर अब ये राजनीतिक दलों की तरफ से जो हो रहा है ना कि विधायक दल का मुख्यमंत्री कौन होता है ये सिखाया जाता है और हम पढ़ाया जाता है। विधायक दल का नेता जिसे चुनता है वो मुख्यमंत्री बनता है। अरे अब कौन विधायक दल का नेता चुनता है? अब तो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व चुनता है, वही विधायक वही मुख्यमंत्री बन जाता है। तो ये तो कहने वाली चीज हो गई। खैर सर आएंगे, समझेंगे और मोहम्मद अमीन जी से समझेंगे जिस बात को, टेक्निकलिटी को आपने कर रखी बात वहां पर। लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ा। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ सभी मेहमान लगातार बने हुए हैं। मोहम्मद अमीन जी का रुख करेंगे। सर आपसे समझेंगे, चर्चा हो रही है कि दरअसल अभी ये मान लीजिए हो भी गया एक देश एक चुनाव 29 में, तो हमने देखा है 62, 57, 52, 67 इन चुनावों को देखा गया कि एक देश एक चुनाव हुआ, एक ही चुनाव हुआ। लेकिन उसके बाद 68 और 69 में कुछ विधानसभाएं भंग की गई समय से पहले, 70 में लोकसभा भंग कर दी गई। तो फिर ये जो स्थिति थी, ये जो परिपाटी थी वो टूट गई। आने वाले समय में ऐसा ना हो उसके लिए क्या कदम उठाना पड़ेगा हमें? देखिए 1952 से लेके 1967 तक दूसरी स्थिति थी। आपको पता होगा, मैं भी बचपन में अपनी ग्रैंड मदर के साथ जाता था। एक हॉल के अंदर पोलिंग स्टेशन पे 2 डब्बे रखे होते थे। एक जाता था मेंबर पार्लियामेंट के लिए, एक जाता था असेंबली के वोट देने के लिए। तो उसमें 2 पर्चे मिला करते थे, बैलेट वोट। मैंने अब तो अपनी ग्रैंड मदर के साथ उसमें ठप्पा भी लगा के डाला भी है वोट डब्बे में। कहने का मकसद ये है कि वो जमाना और था, ये जमाना और है। तो अब मैं कहता हूं जो चीजें की जा रही हैं इस मामले के अंदर, आप ये देखेंगे कि पहले कहा गया था कि नगर निगम के और पंचायत के जो चुनाव हैं उन चुनावों को 90 दिन के अंदर किए जाने की बात है। पहले ये था कि इनके साथ किया जाएगा, बट दैट वाज नॉट पॉसिबल। अब आप देखेंगे कि इसके अंदर जो दिया गया है संविधान के अंदर, जो इन्होंने सिफारिश की है अपनी रिपोर्ट में, वो आर्टिकल 3 के अंदर चेंजेस की बात की है, आर्टिकल 85 में की है, और असेंबली के लिए 172, 174 की बात की है। और जहां तक राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए इसमें जो आप कह रहे हैं कि सरकारें गिर जाती हैं, गिराई जाती हैं, 356 के लिए, तो इसमें अंदर यही है कि ये चीजें जो है कहा गया है इसके अंदर सिफारिश में कि अगर मध्यावधि चुनाव होते हैं तो जो बाकी समय बचा है उसके लिए ही होगा। ये नहीं होगा कि 5 साल से ऊपर अलग एक सिस्टम बनाया जाए। लेकिन अब इसमें लखना ये भी है कि अगर किसी स्टेट का हो गया तो क्या सेंटर का होगा चुनाव, अगर सेंटर में हो गया तो क्या स्टेटों के भी साथ में चुनाव कराए जाएंगे। ये एक बहुत ही उलझा हुआ मसला है, और मैं समझता हूँ कि पार्लियामेंट में इस बात को लॉ मिनिस्टर जब कानून बनाएंगे उस समय सभी की बातें सुनेंगे, समझेंगे, और उस हिसाब से ये ऑर्ड पास होगा, और पास होने के बाद ये इम्प्लीमेंट में आएगा। लेकिन मैं नहीं समझता कि अभी जल्दी ये पॉसिबल हो पाएगा। अभी कहते हैं ना दिल्ली दूरस्थ, यानी दिल्ली अभी दूर है, तो ये अभी संविधान एकदम चेंजेस पॉसिबल नहीं है, और मैं नहीं समझता हूँ कि एकदम ये कर पाएंगे। पहले तो ये आएगा कि असेंबली और पार्लियामेंट के चुनाव, लेकिन अब इसमें ये भी कहा गया है इसके बाद भी नगर निगम पंचायतों के चुनाव होंगे, वो 3 मंथ्स के अंदर किए जाएंगे। 3 मंथ के अंदर इनको भी कंप्लीट करना होगा। क्योंकि ये देखिए अच्छी चीज है, देखने में अच्छी है, बात करने में अच्छी है कि इसके अंदर जो पैसा है और हमारे जो कर्मचारी हैं, जो ईवीएम है, वीवीपैट मशीनें हैं, स्टाफ है, पोलिंग स्टेशन, इनका खर्चा अलग से नहीं किया जाएगा। लेकिन ये सिर्फ पॉसिबल है असेंबली और पार्लियामेंट के इलेक्शन के लिए। ठीक है सर, यहीं पर एक सवाल है, सवाल यहीं पर है। इंद्रजीत सिंह भदौरिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है।
अमीन सर, सवाल ये है कि देखिए, आपने कहा कि आप 62-67 का जो दौर था वो अलग था। सवाल यहाँ पर ये है कि ठीक है, लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव एक साथ हुए, लेकिन ये जरूरी नहीं ना कि अगर हम मतदान करने जा रहे हैं तो हम जिस सरकार को लोकसभा में देश में चाहते हैं उसी सरकार की, उसी पार्टी की सरकार को हम अपने प्रदेश में चाह रहे हो। ऐसा जरूरी नहीं है। अगर ऐसी स्थिति में 2 से 3 राज्यों में भी हंग असेंबली आ गई, मान लीजिए कि 2 लोगों ने 3 लोगों ने मिलकर के सरकार बनाई और 5 साल सरकार नहीं चल पाई, बीच में कोई वैसी स्थिति आ गई कि उनको चुनाव फिर से कराना पड़ा, तब उस स्थिति में हम वो ये जानना चाह रहे हैं कि क्या फिर हम वही दौर में नहीं आ जाएंगे क्या फिर? अभी पहले तो आप इस दौर को देखिए ना, जिस दौर में आप हैं। हाँ। आज की डेट में हिमाचल में आपकी सरकार नहीं है, मतलब बीजेपी की, आपकी मद्रास में नहीं है, केरला में नहीं है, बंगाल में नहीं है, उड़ीसा में नहीं है। अभी यही स्टेट जो हैं, पहले यही स्टेट तैयार हो जाएं कि इन स्टेटों के साथ चुनाव संभव है या नहीं। अभी तो ये बात बड़ी उलझी हुई है, और जितना अपोजिशन है वो इकट्ठा हो जाएगा और इस बात को लाएगा कि हम क्यों कराएं चुनाव, तो अब उसमें ही असमंजस रहेगा। तो ये एकदम पॉसिबल नहीं है। ये चुनाव होंगे 29 के बाद, क्या होगा किसने देखा किसने नहीं देखा। लेकिन जहां तक सवाल मेरा है कि इसको बहुत अच्छा किया है कि लोकल बॉडीज के साथ नहीं जोड़ा गया, उनका 3 मंथ के बाद होगा, और ये संभव है, लेकिन ये कई स्टेप में हो पाएगा, क्योंकि एकदम पूरे देश में चेंज लाना बहुत ही मुश्किल बात है। कागजों में अच्छा लगता है, प्रैक्टिकली एक छोटा सा कमेंट सर, उसके बाद इंद्रजीत जी के पास आ रहे हैं। हम ये समझें कि अभी 29 में बड़ा मुश्किल है, क्योंकि कई अनुच्छेद में भी परिवर्तन करना, बदलाव करना पड़ेगा, कानूनों में भी कई बदलाव करने पड़ेंगे, और वो फुल उतनी मेजोरिटी अभी बीजेपी की मुझे लगता नहीं कि जो ये सब कर सके, क्योंकि विपक्ष साथ आएगा नहीं तो। अगर अभी जैसे कहा जा रहा है कि 400 के पास अगर 2/3 मेजोरिटी आ जाती है, 2/3 मेजोरिटी आने के बाद इसको जो है वो पार्लियामेंट में पास कर लेंगे। पास करने के बाद भी हमारे यहाँ ये रूल है संविधान का कि एक बार को ये जुडिशियल में चला जाता है, यानी सुप्रीम कोर्ट में फुल बेंच के अंदर सुनवाई होगी। उस वक्त भी उलझा हुआ केस रहेगा जब तक कि न्यायालय इसको पूरी परमिशन तरीके से न दे दे और पक्का कानून न बन जाए। 29 में एक देश एक चुनाव कहना अभी जल्दबाजी होगा सर? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। 29 में एक देश एक चुनाव करना बड़ा मुश्किल है, इसके लिए बहुत कुछ चाहिए होगा, और सब करने के बाद मैं समझता हूं कि आगे जो क्या भविष्य होगा कोई नहीं जानता। बिल्कुल। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा, मेरा किसी दूसरे चलिए, बहुत शुक्रिया सर, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर को विदा कर दीजिए भाई। चलिए इंद्रजीत जी, क्या तैयारियां हैं आज, क्योंकि समिति ने रिपोर्ट सौंप दी है और पूरी तरीके से एक देश एक चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार नजर आ रही है, एनडीए के सहयोगी दल भी नजर आ रहे हैं, लेकिन विपक्ष में जितने भी राजनीतिक दल बैठे हुए हैं तमाम तरीके की जो सवाल उठा रहे हैं, और सवाल उठाने के साथ ही कई तरीके के पेंच भी फंसते नजर आ रहे हैं। देखिए योगेश जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहती है, नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि देश में सरकारें काम नहीं कर पाती, क्योंकि पूरे साल देश में चुनाव चलते हैं। आप देखिए, कभी बंगाल का चुनाव, कभी गुजरात का चुनाव, कभी महाराष्ट्र का चुनाव, कभी यूपी का चुनाव। तो जो इलेक्शन बॉडी है और भी बॉडियां, प्रांत की बॉडियां है, वो चुनाव में ही व्यस्त रहती है। तो जो विकास कार्य होना चाहिए वो नहीं हो पाते हैं। और सबसे बड़ी बात है, जो एक देश का जो खर्चा है, आम जनता का जो खर्चा है, जो बार बार चुनाव कराने से होता है, तो हम जरूर इनसे बचेंगे। समय भी बचेगा, पैसा भी बचेगा, और ये सभी के लिए फायदे का है, नुकसान किसी का नहीं है। हाँ, वो अपने आप को जरूर इसमें असहाय समझ रहे हैं कि जो अलग से अपना चुनाव करा के और उस चुनाव में कहीं ना कहीं गड़बड़ी करके और सत्ता में आना चाहते हैं, तो उनके लिए वो सोच रहे हैं कि शायद ऐसा हो गया तो हमारी सरकारें कहाँ ना बने। तो वो वही सोच सकते हैं। बाकी जो देश हित में बात करेगा वो हर आदमी यही कहेगा कि वन नेशन वन इलेक्शन ही होना चाहिए, क्योंकि पूरे साल जो चुनाव चलने वाले हैं वो एक बार चुनाव हो जाए, खत्म हो जाए। अभी जैसे एक पत्रकार महोदय कह रहे थे, मैं सुन रहा था कि ये बड़ी टेढ़ी खीर है, अभी ऐसा नहीं हो पाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मोदी जी वो जो जितनी टेढ़ी खीर है, उन्हीं से तो उन्हीं को तो सीधा करना चाह रहे हैं। जैसे आप लोग सब लोग उस टाइम भी कहा करते थे कि धारा 370 जो है ना, जम्मू कश्मीर से कोई हटा के दिखा दे, तिरंगे के उठाने वाले हाथ पैदा नहीं होंगे। हमने करके दिखा दिया। मुस्लिम बहनों के साथ जो है ना 3 तलाक की तलवार लटकी रहती थी, किसी ने उसको हाथ भी नहीं लगाया, हमने करके दिखा दिया। तो हम सीएए
हमने नहीं, लाके नहीं, दिखा अच्छी बात दिया। है इंद्रजीत जी, अच्छी बात है। ये सारे कदम जो हैं, जो अच्छे किए गए हैं, सराहे जा रहे हैं, लेकिन उससे और इस वन नेशन वन इलेक्शन से कंपैरिजन करना थोड़ा मुझे लगता है गलत होगा, क्योंकि इसमें थोड़े से और कई पेंच फंसते नजर आ रहे हैं। अच्छा, एक मेरा सीधा सा सवाल, क्योंकि आपने ये कहा, सरकार विपक्ष पर आरोप लगाया कि साम दाम दंड भेद करके दरअसल वो सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं। सवाल यहाँ पर ये है कि क्या एक देश एक चुनाव से जो क्षेत्रीय दल हैं, जो छोटी पार्टियां हैं, उनके अस्तित्व पर खतरा मंडराता नजर नहीं आएगा? क्योंकि जो भी राजनीतिक दल बड़े पार्टियां हैं, बड़ी पार्टियां, वो धन के बल पर, बल के बल पर एक जो बड़ा मंच तैयार करेंगे, उसमें क्षेत्रीय पार्टियों को, छोटे दलों को, उनको कहीं जगह ही नहीं मिलेगी। उनके तो अस्तित्व पर वैसे भी संकट मंडराने लगेगा फिर तो। देखो योगेश जी, ऐसा नहीं है। हाँ, किसी को बड़े दल किसी को खत्म करने नहीं जा रहे। अगर कोई खत्म होता है तो अपने कर्मों से होता है। जब आप क्षेत्र में, आप अपनी स्टेट में अपनी सरकार तो आप बना लेंगे, मगर विकास कार्य जनता के बीच में आप नहीं करेंगे। सिर्फ आप वहां लूट घसोट इस तरह के कार्य करेंगे तो जनता अपने आप ही आपको रवानगी दे देती है। 5 साल तो झेलती है, तो उसकी मजबूरी है झेलना। और मगर आप अगर करेंगे तो आपको बार बार, जैसे आपको मैं उदाहरण देना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में कोई सरकार रिपीट नहीं होती थी, मगर हमारे माननीय योगी जी ने, देखो आप सरकार रिपीट करिए और तीसरी बार भी रिपीट हो रही या होगी अब ये खत्म होने के बाद, तो कार्य आप करोगे। सरकार को जनता बनाती है, जनता ही चुनती है, और जनता के बीच में आप अच्छे उनके हित के कार्य करोगे, अपने प्रदेश को उन्नत रास्ते पे ले जाओगे, तो जनता कभी आपको नहीं भूलेगी। पर आप जनता को वोट लेने के बाद भूलोगे तो जनता जरूर आपको 5 साल के बाद भूल जाएगी। बिल्कुल। वाचस्पति जी, कहाँ दिक्कत आ रही है भाई? एक देश एक चुनाव में देखिए, इंद्रजीत जी कह रहे हैं अगर आप काम करेंगे तो सत्ता में आप चुन के आएंगे। चुनाव अभी हो और एक साथ हो जाए तब तो और बढ़िया है। कितने बेनिफिट्स हो रहे हैं, देश का जो खर्चा है वो कितना भारी भरकम हो रहा है। हर साल चुनाव होते हैं, साल में कहीं कहीं 2-2 चुनाव हो जाते हैं, उससे हम निजात पाएंगे। जो सरकारों के काम करने का तरीका है, वो जो उनका फोकस है, वो काम पर होगा, ना कि चुनाव पर होगा। अभी तो ज्यादातर समय पार्टियों का चुनाव पर रहता है कि आज इस राज्य में चुनाव है, कल उस राज्य में चुनाव है, अभी उनको चुनाव को कैसे जीतना है। तो जनता के लिए काम क्या करना है, वो तो हमारे माइंडसेट में आ ही नहीं रहा ना। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन लोकतंत्र की मूल आत्मा और पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1950 का घोर उल्लंघन होगा। इससे फांसीवादी ताकतों और जो धनवान पार्टी हैं उनका फायदा होगा, और जो निर्दलीय लोग या अन्य ऐसी छोटी पार्टियां जो धन से अभाव में होती हैं, वो चुनाव लड़ने में बड़ी दिक्कत होगी। दूसरी सबसे बड़ी बात ये होगी कि आपने अभी खुद सिफारिशों में तय हुआ है कि आप लोकसभा विधानसभा का एक चुनाव अगर करा भी दें, उसके 100 दिन के बाद आप स्थानीय निकाय के चुनाव कराएंगे, तब फिर वही प्रोसेस होगा। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जब आप लोकसभा विधानसभा का चुनाव कराएंगे तो मैं जानना चाहता हूं कि तो वीवीपैट की संख्या भी बढ़ जाएगी, ईवीएम की संख्या भी बढ़ेगी। 10,000 करोड़ रुपया ईवीएम पे खर्च होता है और उसके करीब 4,000 रुपया मेंटेनेंस में प्रतिवर्ष खर्च होता है इन मशीनों पे। जब आप लोकसभा और विधानसभा के चुनाव कराएंगे तो उनके ईवीएम अलग होंगे, तो खर्चा कहां से कम हो जाएगा। सबसे बड़ी बात इसके साथ और भी होगी, अगर ये बात आपको पहले से स्वीकार थी तो पहले जब चुनाव चल रहे थे तब आपने जनता पार्टी और आपके जो घटक थे, यानी जो आप पहले मजदूर सभा, जो आप बीजेपी के पुराने अंग थे, वो इसके विरोध में क्यों रहे थे? आज क्यों है कि ये केवल इनका ये चाहते हैं कि छोटी पार्टियों को और लोकतंत्र को खत्म कर दिया जाए। एक गरीब आदमी कैसे चुनाव लड़ेगा, लोग निर्दलीय लोग कैसे चुनाव लड़ेंगे? क्या रिप्रेजेंटेशन एक्ट को आप खत्म कर देंगे? क्या निर्दलियों का अधिकार आप खत्म कर देंगे? क्या आम जन का अधिकार खत्म कर देंगे? यही फासीवाद है, यही हिटलर शाही है कि आप येन प्रकार सत्ता और पैसे की दम से चुनाव कराना चाहते हैं और आम आदमी को इससे महरूम कर देंगे। ठीक है सर। और इस बात की क्या गारंटी है कि आज चुनाव जो हो जाएं, कल को वहां पर दोबारा चुनाव अविश्वास प्रस्ताव कैसे क्यों नहीं आएगा, दोबारा चुनाव नहीं होंगे, इस बात की क्या गारंटी उसको मैंने समझने की कोशिश की थी। यही सवाल मेरा पहले था, आपसे पहले यही सवाल मैंने मोहम्मद अमीन जी से भी पूछा और राकेश जी से पूछा। ठीक है, हम लोग यही अप्रीहेंशन में थे कि मोदी जी इस कार्यकाल को बढ़ाना चाहते हैं, येन प्रकार
इस लोकसभा जानते हैं वो कि बुरी तरह हार रहे हैं चुनाव, सरकार नहीं अरे बना अभी नहीं हो रहा वाचस्पति जी, अभी इस चुनाव में नहीं हो रहा भाई। बढ़ाना चाहते हैं ये 29 की तैयारी हो रही भाई, अभी नहीं हो रहा, अभी इसमें थोड़े ना हो जा रहा है कि इसी बार चुनाव हो जा रहा है। खैर आएंगे राकेश जी से, समझेंगे कि क्या कुछ और जो तैयारियां हो रही हैं उसको लेकर के, किस तरीके से जो मुद्दे हैं, मुद्दों को लेकर के अगर एक देश एक चुनाव होता है तो उन मुद्दों पर कितना प्रभाव पड़ेगा, राकेश जी समझेंगे। लेकिन यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ सभी मेहमान लगातार बने हुए हैं और राकेश परमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश जी, लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होते हैं तो अलग मुद्दों पर ये चुनाव होते हैं, और विविधता और विभिन्नता वाले देश में यदि दोनों चुनाव एक साथ होते हैं तो क्या स्थानीय मुद्दे अलग अलग राज्यों के जो हैं वो छीण नहीं हो जाएंगे, वो नज़रअंदाज नहीं हो जाएंगे? सुनने में तो हमें बड़ा अच्छा लगता है एक देश एक चुनाव, बहुत सारे फायदे भी नजर आते हैं, लेकिन जो छोटी छोटी चीजें हैं, क्या हम इन चीजें हैं, बातें हैं, इनको क्या हम नजरअंदाज कर सकते हैं क्या? पांडे जी, जब हम गुलाम थे तो राजा कहते थे कि हम कैसे छोड़े, ये तो प्रजा बेवकूफ है, मेरे डंडा से ही तो चलती है। जब अंग्रेज आए तो बोले कि भाई ये तो सारे जाहिल लोग हैं, इनको जिम्मे हम छोड़ नहीं सकते हैं, इतना बड़ा लोकतंत्र कैसे संभालेगा, हम अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग हैं। लेकिन उनके जाने के बाद हमने अंग्रेजों से ज्यादा बढ़िया शासन चला करके दिखाया। हमारे लोगों से कंसल्टेंसी लेते हैं अंग्रेज, बिल्कुल। तो आप ये छोड़ दीजिए कि हमारे देश की जनता समझदार नहीं है। यहाँ जो लोग स्कूल में नहीं गए हैं ना, आप एक बार उनसे मिलिए, आपको दुनिया की दाल चावल की भाव समझा देंगे और बड़ी बढ़िया से समझाएंगे। उन्हें अंग्रेजी बोलने नहीं आता, अपने मतलब की बात समझने बोलने आता है, तो आप उनके विवेक पर सुनना लाना है। देखिए, मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि वन इलेक्शन वन नेशन से दो तीन चीजें जो मुझे, देखिए अभी तो बहुत बड़ा पढ़ना है, किसी ने उसको देखा ही नहीं, हम तो सब आशंका पर चर्चा कर रहे हैं। वो ड्राफ्ट आएगा, पार्लियामेंट में बहस होगी, सब चीजें पॉइंट बाय पॉइंट सामने आएगा, तब जाके पता चलेगा कि क्या है। लेकिन जो दो तीन चीजें हैं जिसको खत्म हो जानी चाहिए और वो इसी भागे खत्म हो तो और अच्छी बात है। पांडे जी, पहला नंबर बात जो आप कह रहे थे कि जो क्षत्रिय दल है उनका विलुप्त हो जाने का, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ विलुप्त ही हो जाए, जिस तरह से डायनासोर विलुप्त हो गए। ये डायनासोर ही है। इन बेचारों पे जो इनका धंधा पानी चल रहा है, क्यों बंद करवाने पे तुले हुए हैं? पांडे जी, उसका वजह बता देता हूँ। देखिए, ये जो क्षत्रिय दल है, परिवारवादी पार्टियां हैं, ये जनता को भड़काती हैं जाति आधार पर, धर्म के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, और भला अपना करते। उदाहरण देता हूँ, मुलायम परिवार उत्तर प्रदेश में शासन में है, पूरे मुलायम परिवार के अलावा किसी और को नहीं लगा। मैनपुर एटा के रहने वाले लोग हैं, आजमगढ़ में भी उनका भतीजा धर्मेंद्र जाके चुनाव लड़ता है। मायावती बहुजन प्राइड को बढ़ाती है, भड़काती है, और जब बहुजन समाज पार्टी का अगला नेता चुना हुआ तो पूरे दलित बिरादरी में उनको अपना सदा भतीजा ही मिला। लालू प्रसाद का परिवार कहता है कि हम जन आंदोलन से हैं, गरीब गुरबा के लोग हैं, गरीब गुरबा के भला करते हैं, और जब नेता बनाना का बात आया तो अपना 7वीं में 7 बार फेल बेटे कोई मुख्यमंत्री बनाने का दावा कर रहा है। कोई अहिर उसको नहीं दिखा कि कोई अहिर आदमी से आगे। ऐसे लोग जो जनभावना भड़का करके अपना भला करते हैं, इनका राजनीतिक सत्यानाश हो जाए, बहुत अच्छी बात है। और अगर ये वन इलेक्शन से हो जाता है तो ये शुभ संकेत है। दूसरी बात जो वाचस्पति जी कह रहे थे, देखिए हमारे यहाँ जो राजनीतिक में लोग हैं ना, वो दो तीन चीज याद करके आते हैं। दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, गरीब गुरबा के कल्याण के लिए हम बात करेंगे। जीतने के बाद ये 64 शब्द आज तक सुने ही नहीं। वाचस्पति जी भी दो तीन बात रट गए हैं कि मोदी अपना कार्यकाल बढ़ाने के लिए करे। अरे मोदी जब तक जिएंगे तब तक इम्प्लीमेंट ही नहीं होगा, इतना लंबा प्रोसेस है। मोदी चुनाव प्रक्रिया से बाहर हो चुके होंगे। आप हर बात पर मोदी कहने से कुछ नहीं होगा। हम इस पर बेनिफिट पर बात करें कि क्या क्या लाभ होगा। चुनाव में जो चुनावी मोड होता है, हमारा प्रधानमंत्री नगर निगमों के चुनाव से लेकर के प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ते हैं, और वो अब 2-3 दिन के बाद से चुनाव प्रचार में निकल जाएंगे। वो देश का प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, वो प्रधानमंत्री बनने की प्रक्रिया में जाएंगे। हमारा इतना बड़ा देश है, भाजपा मतलब भारत नहीं है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा के नहीं है, भारत के प्रधानमंत्री है। वो जितना दिन पीएमओ से बाहर रहेंगे उतना दिन जन कल्याण नहीं होगा, सिर्फ भाजपा का कल्याण होगा।
करोड़ों रुपया हम खर्चा प्रधानमंत्री इसलिए नहीं करते वो भाजपा का कल्याण करे, वो भारत का कल्याण करे, लेकिन उनकी मजबूरी है कि भारत का कल्याण करने के लिए भाजपा का शासन में आना है, तो भाजपा को शासन में लाने की प्रक्रिया करेंगे। अगर वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो 5 साल तक उनको एक बार करना पड़ेगा और पूरे 5 साल तक सिर्फ भारत का कल्याण करेंगे। वो चाहे मोदी हो या मनमोहन हो, राहुल हो, मुलायम हो, जो हो। मैं मोदी के रेफरेंस दे करके कह रहा हूँ, वो वाचस्पति हंसने लगे कर रहा हूँ। चलिए वाचस्पति जी शायद कुछ कहना भी चाह रहे हैं, बार बार इशारा कर रहे हैं। तो इसलिए क्या है कि आप देखिए हर चीज में समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं का निदान समय कर देता है। कुछ चीजें हमें समय पर छोड़ना चाहिए, सिर्फ उसकी बेनिफिट पर सोचिए कि बेनिफिट कितना होगा। बेनिफिट यह होगा कि हम सालों साल चुनावी मोड में नहीं रहेंगे, क्योंकि इतना बड़ा देश है। हम वही बात जो मैंने कही कि नेताओं के सर पर जो ये चुनावी चर्चा का ये जो मंडराता रहता है, दिमाग में घूमता रहता है, वो फिर उससे हट करके आएंगे, वो जनता के बीच में जनता के हित में काम क्या करना है उस पर वो सोचने पर मजबूर होंगे। ठीक है वाचस्पति जी। देखिए परमार साहब ने मुझे जो एप्रीहेंशन थी, मैंने जो आपसे कहा था वही उन्होंने कह दिया। क्षेत्रीय दलों के खिलाफ हैं, अन्य दलों के खिलाफ हैं, केवल वो ये चाहते हैं कि किसी प्रकार से केवल भाजपा की सत्ता बनी रहे, ये उनके इनडायरेक्ट वे में कहने का आशय है। दूसरा मैं कहना चाहता हूं कि जो हमारा एप्रीहेंशन है कि इसके साथ आप आरक्षण को समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, और क्या गारंटी है कि वन नेशन वन इलेक्शन हो जाएगा, उसका कार्यकाल फिक्स ही होगा। कल को अविश्वास प्रस्ताव अगर आ गया, बहुत सारे और फैक्टर्स आ जाते हैं, क्या गारंटी है कि बीजेपी इसके बाद धनबल का और व्हाइट वॉशिंग मशीन का ईडी सीडी सीबीआई इन सब का इस्तेमाल करते हुए टॉपल नहीं करेगी अन्य सरकारों को। और सबसे बड़ी सवाल यह है कि मान लीजिए कि कोई एक नागरिक है, वो अखिल भारतीय स्तर पर किसी को सरकार में लाना चाहता है, केंद्रीय चुनाव में किसी को लाना चाहता है, केंद्र में किसी और को लाना चाहता है, और प्रदेश में वो किसी और पार्टी को लाना चाहता है, वो दिग्भ्रमित हो जाएगा। यही मैं कह रहा हूँ, यही डर है, बहुत डरे हुए हैं। इसीलिए कोई तैयार नहीं होगा। जितने क्षेत्रीय दल हैं, प्रभु कह लेने दीजिए, आपके मौके में मैं नहीं बोल रहा हूँ। चलिए कोई नहीं वाचस्पति जी, लेकिन यहाँ समझने वाली बात ये है, वो सारे लोग इसके खिलाफ इसीलिए हैं क्योंकि ये निश्चित रूप से 370 लाने की कवायद की शुरुआत है। ये ऐसा करके जब तक ये 370 सीटें या 400 सीटें हैं उनका जो बात कर रहे हैं, जब तक ये नहीं ले आएंगे। अरे तो देश हित में 370 नहीं, अगर 400 पार की वो बात कर रहे हैं और देश हित में काम कर रहे हैं, तो इसमें बुराई क्या है? वाचस्पति जी, आप भी देश हित में ऐसे काम करिए, ऐसे कदम उठाइए कि आपके भी 370 400 पार आए, बीजेपी वाले पीछे हो जाएं। देश हित में कदम उठाइए, हम तो कह रहे हैं 370 नहीं 400 पार का वो नारा दे रहे हैं, आप भी 400 पार का नारा दीजिए। कोयलेशन नहीं करने देना ना, ये कोयलेशन की देखिए आप खिलाफ बोल रहे हैं। अरे देखिए 2-4 दिनों के अंदर तारीखों का ऐलान हो जाएगा, 2-4 दिनों के अंदर तारीखों का ऐलान हो जाएगा, इलेक्शन होने जा रहे हैं, आप चुनावी मैदान में उतरिएगा और अपना दमखम दिखाइएगा। बहरहाल परमार जी का कहने का मतलब ये था कि दिग्भ्रमित नहीं होगा जनता, नहीं होगी मतदाता। वजह यह है कि वो बहुत पढ़ा लिखा है, पढ़ा लिखा भी नहीं है तो समझदार बहुत है। जो भी वो हर व्यक्ति जानता है कि उसके हित में और उसके क्षेत्र के विकास के लिए और उसके देश के विकास के लिए कौन सी सरकार काम करेगी, वो हिसाब से वो चुनाव कर सकता है। परमार जी का कहने का मतलब इतना था। बहरहाल चर्चा का समय का अभाव, इसलिए चर्चा को हमें यहीं पे विराम देना पड़ा है। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए। तो एक देश एक चुनाव की जो रिपोर्ट थी वो आज राष्ट्रपति को सौंप दी गई है, और जिसके बाद एक बार फिर से सियासी हलकों में चर्चा तेज हो गई है कि क्या 29 में एक देश एक चुनाव संपन्न हो पाएगा, और इसी बीच सियासी प्रतिक्रियाओं का दौर भी शुरू हो गया है। बहरहाल मेरे साथ फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए JK 24/7 न्यूज। नमस्कार।